नमस्कार। आज हम पौधों की दुनिया के एक ऐसे परिवार की थोड़ी गहराई में जा रहे हैं जो हर जगह है और बहुत कामयाब रहा है, एस्टरेसी। तो फिर शुरुआत वर्गीकरण से ही करते हैं। हाँ। नोट्स में बेंथम और हुकर प्रणाली का जिक्र है। हाँ। उसके हिसाब से ये डाइकोटिलिडॉन्स हैं। हाँ, डाइकोटाइलेडोन्स यानी द्विबीजपत्री, जिनके बीज में 2 बीजपत्र होते हैं। अच्छा, और फिर गैमोपेटिले और इन्फेरी, ये क्या है? देखिए, गैमोपेटाले का मतलब है कि पंखुड़ियां मतलब पेटल्स वो आपस में जुड़ी हुई होती हैं, एक ट्यूब जैसी। ओके, जुड़ी हुई पंखुड़ियां। और इन्फेरी का मतलब है कि अंडाशय यानी ओवरी वो फूल के बाकी हिस्सों के नीचे होती है, जिसे इंफीरियर ओवरी या अधोवर्ती अंडाशय कहते हैं। अच्छा। ये खास बातें हैं इनकी। ये इन्हें दूसरों से अलग करती है। बिल्कुल। और जहां तक इनके फैलाव की बात है, ये तो कमाल का है। दुनिया भर में करीब 1000 से 1500 वंश और 20,000 से ज्यादा प्रजातियां। हाँ, बहुत विशाल परिवार है ये। द्विबीजपत्री पौधों में शायद सबसे बड़ा। भारत में भी करीब 700 प्रजातियां मिलती हैं, जैसे सूरजमुखी, गेंदा, डहेलिया, ये सब तो आम है। हाँ, हेलियांथस, टाजिट्स, डहेलिया, फिर वो गुलदाउदी, क्रिसैंथेमम, एस्टर, ये सब इसी परिवार के हैं। सही। और ये जो इनका दुनिया भर में पाया जाना है, पहाड़ों पर, रेगिस्तान में, यहाँ तक कि पानी में भी, यही तो इनकी कामयाबी का राज है। मतलब कमाल की अनुकूलन क्षमता है इनमें। जबरदस्त। इन्होंने अलग अलग माहौल में जीने के लिए खुद को बहुत अच्छी तरह ढाला है। चलिए, अब इनकी बनावट पर आते हैं थोड़ा। रहन सहन कैसा है इनका? क्या उसमें भी इतनी ही विविधता है? हाँ, बिल्कुल है। जैसे इनकी आदत देखे, मतलब ये दिखते कैसे हैं, उगते कैसे हैं, तो ज्यादातर तो जड़ी बूटियां हैं, हर्ब्स। जैसे वो सिंगपर्णी, टैरैक्सिकम या सोनकस। लेकिन कुछ झाड़ियां भी हैं, श्रब्स, और बहुत कम पेड़ भी मिलते हैं, जैसे वरोनिया की कुछ प्रजातियां। अच्छा, पेड़ भी होते हैं इस परिवार में? हाँ, बहुत कम पर होते हैं। और ये सूखे माहौल से लेकर पानी तक में मिलते हैं, जीरोफाइट भी, हाइड्रोफाइट भी। फिर से वही अनुकूलन वाली बात। बिल्कुल। और क्या कोई खास बनावट है जो इसमें मदद करती है, जैसे जड़ें या तना? हाँ, है ना। जड़ें तो आमतौर पर मूसला जड़ होती हैं, टैप रूट, लेकिन डहेलिया जैसे पौधों में ये फूल कर कंद बन जाती हैं, ट्यूबर्स। अच्छा, जिनमें खाना जमा रहता है। हाँ, बिल्कुल, मुश्किल वक्त के लिए। तने भी अलग अलग, सीधे फैले हुए, कुछ पर रोएं होते हैं। रोएं क्यों? वो पानी की कमी से बचाने में मदद करते हैं। कुछ में लेटेक्स भी होता है, और सूरजमुखी में तो तने पर भी कंद बन सकते हैं। अरे वाह। और पत्तियां? पत्तियां भी विविध, सरल भी, संयुक्त भी, किनारे अलग अलग, तने पर लगने का क्रम भी बदलता रहता है, कभी एक के बाद एक, कभी आमने सामने, कभी घेरे में। लेकिन हाँ, डायकॉट है तो पत्तियों में जाल जैसा शिराविन्यास होता है, रेटिकुलेट वेनेशन। ये सब दिखाता है कि कितने वर्सेटाइल हैं ये पौधे। ठीक है, ये तो हुई सामान्य बनावट। लेकिन अब आते हैं उस चीज पर जो शायद इस परिवार की असली पहचान है, इनका पुष्पक्रम, इन्फ्लोरेसेंस। नोट्स में इसे कैपिटुलम कहा है। हाँ, कैपिटुलम या हेड, ये इस परिवार का मास्टर स्ट्रोक है, कह सकते हैं। मास्टर स्ट्रोक कैसे? देखिए, ये असल में एक फूल नहीं है, बल्कि बहुत सारे छोटे छोटे फूलों का गुच्छा है, जिन्हें फ्लोरेट्स कहते हैं। अच्छा, पर दिखता तो एक ही फूल जैसा है। हाँ, यही तो कमाल है। ये सारे छोटे फूल, फ्लोरेट्स, एक चपटे या उभरे हुए बेस पर, जिसे रिसेप्टिकल कहते हैं, उस पर कसकर लगे होते हैं। और ये पूरा गुच्छा पत्तियों जैसे सहपत्रों, ब्रैक्ट्स के एक घेरे से घिरा होता है। इन्वोल्यूकर कहते हैं उसे। जैसे सूरजमुखी में जो हमें एक बड़ा पीला फूल लगता है। बिल्कुल, वो एक फूल नहीं, सैकड़ों छोटे छोटे फूलों का समूह है। तो उसमें जो बाहर की पीली पंखुड़ियां हैं और बीच का गहरा हिस्सा, वो अलग अलग फ्लोरेट्स हैं। एकदम सही। बाहर वाली जो पंखुड़ी जैसी दिखती हैं, वो है रे फ्लोरेट्स, जीभ जैसी, लिग्यूलेट। इनका काम है कीड़ों को बुलाना। अच्छा, रंगीन और आकर्षक। हाँ, और ये अक्सर या तो सिर्फ मादा होती है, पिस्टिलेट, या फिर नपुंसक, न्यूटर। मतलब इनमें प्रजनन अंग ठीक से विकसित नहीं होते। और बीच वाला हिस्सा? बीच वाला हिस्सा बना होता है डिस्क फ्लोरेट से। ये नली जैसे होते हैं, ट्यूबुलर। और ये आमतौर पर उभयलिंगी होते हैं, बाइसेक्सुअल, मतलब नर और मादा दोनों हिस्से होते हैं इनमें। तो असली प्रजनन इन्हीं में होता है। हाँ, ज्यादातर इन्हीं में। तो ये कैपिचुलम, ये कीड़ों को बुलाने का बड़ा स्मार्ट तरीका हुआ, एक बड़े फूल का धोखा देकर। बहुत स्मार्ट और बहुत कारगर। सोचिए, कीड़ा आया, उसे एक बड़ा आकर्षक फूल देखा, वो उतरा और एक ही विजिट में दर्जनों या सैकड़ों असली फूलों तक पराग पहुंचा दिया या वहां से ले लिया। हाँ, ये तो बहुत एफिशिएंट हुआ। बिल्कुल, पॉलिनेशन के लिए बहुत ही कुशल व्यवस्था है ये। अब जरा इन फ्लोरेट्स के अंदर झांकते हैं। रे फ्लोरेट्स जो बाहरी हैं, उनमें कैलिक्स कैसा होता है, बाह्य दल? रे फ्लोरेट्स में कैलिक्स, जिसे हम फूल की सबसे बाहरी हरी पत्तियां समझते हैं, वो या तो होता ही नहीं। अच्छा। या फिर वो बालों या शल्कों के गुच्छे में बदल जाता है, जिसे कहते हैं पैपिस। पैपिस, ये नाम तो सुना है।
ये इस परिवार की एक और बड़ी पहचान है। कोरोला यानी पंखुड़ियाँ जुड़ी हुई जीभ जैसी, और एंड्रोएशियम मतलब नर भाग, वो इनमें आमतौर पर नहीं होता। और मादा भाग गाइनीशियम। अगर होता है तो उसमें अंडाशय नीचे होता है, इंफीरियर। ये पैपस, ये बालों जैसा गुच्छा, इसका काम क्या है? इसका मुख्य काम है फल को फैलाने में मदद करना, डिस्पर्सल। फैलाने में? हाँ, कैसे? जब फल पक जाता है, इस परिवार के फल को सिप्सेला कहते हैं, तो ये पैपस एक छोटे पैराशूट जैसा काम करता है। ओह, जैसे डैंडेलियन में होता है, वो हवा में उड़ते हैं बीज। हाँ, बिल्कुल। वो सिंगपर्नी या डैंडेलियन के बीज पैपिस की मदद से ही हवा में उड़कर दूर दूर तक जाते हैं। तो ये बीजों के फैलाव के लिए एक बहुत अच्छा अनुकूलन है। कमाल है। अच्छा, तो ये हुई रे फ्लोरेट्स की बात। अब डिस्क फ्लोरेट्स जो बीच में होते हैं और उभयलिंगी, उनमें क्या खास है? डिस्क फ्लोरेट्स संरचना में ज्यादा पूरे होते हैं। इनमें भी कैलिक्स अक्सर पैपिस में ही बदला होता है। अच्छा, इनमें भी पैपिस होता है? हाँ, कोरोला 5 जुड़ी हुई पंखुड़ियों का, पर यहाँ ट्यूब जैसा होता है। गाइनीशियम वैसा ही, इंफीरियर ओवरी, एक कोष्ठ, आधार्य बीजांडन्यास। लेकिन इनमें नर भाग एंड्रोइशियम होता है? हाँ, होता है, और वो बहुत खास है। इसमें 5 पुंकेसर होते हैं, स्टेमन्स, जो कोरोला ट्यूब से जुड़े होते हैं। एपिपेटलस। सही, एपिपेटलस। लेकिन सबसे खास बात यह है कि इनके पराग कोश, एंथर्स, जहाँ पराग बनता है, वो आपस में जुड़कर एक नली बना लेते हैं। परागकोश जुड़े हुए? हाँ, जुड़े हुए। जबकि उनके तंतु, फिलामेंट्स, वो अलग अलग रहते हैं। इस स्थिति को कहते हैं सिनजेनेसियस। सिनजेनेसियस, ये भी एक खास पहचान हुई? बहुत महत्वपूर्ण पहचान एस्टेरेसी की। इसका क्या फायदा है परागकोश के जुड़े होने का? ये भी परागण की एक बहुत ही चालाक व्यवस्था है। जब वर्तिकाग्र, स्टिग्मा, जो मादा भाग का सिरा है, वो इस परागकोश की नली से होकर ऊपर निकलता है, हाँ, तो वो अपने साथ पराग कणों को ब्रश की तरह पोंछता हुआ बाहर ले आता है। फिर जैसे ही कोई कीड़ा फूल पर बैठता है, ये पराग उसकी पीठ पर चिपक जाते हैं। अच्छा। और जब वो कीड़ा किसी दूसरे फूल के स्टिग्मा पर जाता है, तो परागण हो जाता है। इसे पराग पंप या पिस्टन मैकेनिज्म भी कहते हैं। वाह, मतलब कैपिट्यूलम का आकर्षण और ये सिंजेनेशियस पुंकेसर का तंत्र दोनों मिलकर परागण को बहुत सफल बनाते हैं। बिल्कुल, ये इनकी सफलता का एक बड़ा कारण है। तो 3 चीजें मुख्य हो गए, कैपिट्यूलम, पैपस और सिंजेनेशियस पुंकेसर, है ना? हाँ, ये मुख्य पहचान है। नोट्स में इनका पुष्पसूत्र फ्लोरल फॉर्मूला भी दिया है, वो इसे संक्षेप में बताता होगा? हाँ, बिल्कुल। फ्लोरल फॉर्मूला एक तरह का कोड है जो फूल की सारी जानकारी दे देता है। जैसे डिस्क फ्लोरेट का सूत्र है ब्रैक्ट प्लस वयस प्लस त्वा, के पैपिस, C5 ट्यूबुला, A5 सिंजिनेशियस एपिपेटालिस, G2 अधोवर्ती। बाप रे, ये तो काफी कुछ बता रहा है। के पैपिस है 5 जुड़ी पंखुड़ियां ट्यूब जैसी, C5 है 5 सिंजिनेशियस पुंकेसर कोरोला से जुड़े, A5, और 2 जुड़े कार्पेल वाला अंडाशय नीचे है, G2 नीचे लाइन के साथ। समझ गया, ये तो पूरी कहानी एक लाइन में आ गई। बिल्कुल। कमाल है। ये परिवार सिर्फ दिखने और बनावट में ही नहीं, बल्कि हमारे लिए उपयोगियों की बहुत है। नोट्स में आर्थिक महत्व की तो लंबी लिस्ट है। हाँ, उपयोगिता भी इनकी विविधता जितनी ही है। बहुत काम के पौधे हैं इस परिवार में। कुछ मुख्य उपयोगों पर नजर डालें, जैसे औषधीय पौधे, कई नाम हैं। आर्टेमिसिया का जिक्र है, जिससे सैंटोनिन दवा बनती है पेट के कीड़ों के लिए। हाँ, आर्टेमिसिया की कुछ प्रजातियों से। और सिंहपर्णी, टैराक्सैकम, उसकी जड़ें पाचन के लिए अच्छी मानी जाती हैं। और भृंगराज, एक्लिप्टा अल्बा, वो बालों के लिए काफी मशहूर है। हाँ, बालों के लिए और टॉनिक के रूप में भी इस्तेमाल होता है। और हाँ, वो चोट मोच की होम्योपैथिक दवा आर्निका, वो भी इसी परिवार के पौधे आर्निका मोंटाना से बनती है। सही कहा, आने का तो बहुत कॉमन है। और भी कई हैं, सेंटिपीडा सर्दी जुकाम में, एमिलिया आंखों के लिए, पारंपरिक चिकित्सा में इनका बहुत उपयोग है। खाने पीने की बात करें तो सूरजमुखी सबसे बड़ा नाम तेल के लिए। हाँ, हिलियंथस एनुअस, सूरजमुखी का तेल दुनिया भर में इस्तेमाल होता है। बहुत बड़ा स्रोत है वनस्पति तेल का। कुछ पौधे इंडस्ट्री में भी काम आते हैं, जैसे वो कीटनाशक वाला क्राइसेंथेमम से। हाँ, गुलदाउदी की कुछ प्रजातियों के सूखे फूलों से पायरेथ्रम नाम का कीटनाशक बनता है। ये प्राकृतिक है और मच्छरों वगैरह के लिए काफी असरदार होता है। अच्छा, ये प्राकृतिक कीटनाशक है। हाँ, और नोट्स में सोलिडेगो और टेराक्सैकम से रबर मिलने का भी जिक्र है। हालांकि वो शायद उतने बड़े पैमाने पर इस्तेमाल नहीं होता। पर क्षमता तो है। बिल्कुल। और आखिर में सजावटी पौधे, इनको तो भूल ही नहीं सकते। गेंदा, जिनिया, डहेलिया, कॉस्मोस, गुलदाउदी, कैलेंडुला, एस्टर। हाँ, हमारे बगीचों की रौनक तो इन्हीं से है काफी हद तक। बागवानी में इनका योगदान बहुत बड़ा है। रंग बिरंगे अलग अलग आकार के फूल बहुत लोकप्रिय हैं ये। सही बात है। दवा, खाना, तेल, कीटनाशक, रबर और सुंदरता हर जगह मौजूद है ये परिवार। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि एस्टेरेसी परिवार कितना विशाल है, कितना विविध है
और दुनिया भर में कितना सफल है।